सरयू नदी के तट पर बसा कोसल महाजनपद प्राचीन भारत की उन भूमि में से था जहां धर्म, राजनीति और संस्कृति ने गहरी जड़ें जमाई थी। अयोध्या इसका मुख्य नगर था, जिसे पुराणों में इक्ष्वाकु वंश की राजधानी कहा गया है। यही वह भूमि थी जहां राम की गाथाएं रची गईं और जहां धर्म और नीति के आदर्श जनमानस में अमर हुए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपदों की राजनीति आकार ले रही थी, तब कोसल अपने वैभव और सामर्थ्य के कारण विशिष्ट स्थान रखता था। कोसल का शासन प्रजापालक और शूरवीर राजाओं के हाथों में था। प्रसेनजित, जिसे पाली ग्रंथों में पासेंदी कहा गया है, इस वंश के प्रमुख राजा माने जाते हैं। उनका शासनकाल बुद्ध के समकालीन था। प्रसेनजित ने अपनी राजधानी श्रावस्ती को व्यापार और धर्म का केंद्र बनाया। नगर की प्राचीरें, चौक और बाजार जीवन से भरे रहते। श्रावस्ती न केवल राजनीतिक राजधानी थी, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि यहाँ बुद्ध ने अपने जीवन के अनेक वर्ष बिताए और अनगिनत उपदेश दिए। जेतवन विहार और अन्य मठों की स्थापना इसी भूमि पर हुई, जहाँ शिष्य धर्म की साधना करते थे। प्रसेनजित का शासनकाल राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कौशल को मगध जैसे शक्तिशाली महाजनपद के समकक्ष बनाए रखने का प्रयास किया। बिंबिसार के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जब उन्होंने अपनी बहन को मगध के राजा से विवाह के लिए भेजा। इस संबंध के कारण काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र पर दोनों राज्यों का साझा दावा बना। परंतु समय बीतने के साथ जब अजातशत्रु ने मगध का सिंहासन संभाला, तो दोनों राज्यों के बीच संघर्ष गहरा गया। काशी की भूमि को लेकर हुए युद्धों ने कोसल और मगध की शत्रुता को और तीव्र कर दिया। युद्धों के बावजूद प्रसेनजित का शासन स्थिर रहा, क्योंकि उनकी नीति संतुलित थी। वे धर्म के संरक्षक थे और बुद्ध के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उनकी पुत्री प्रसिद्ध हुई कोसल देवी के नाम से, जिसने श्रमण परंपरा का समर्थन किया। प्रसेनजित ने जैन धर्म के महावीर को भी सम्मान दिया। इस प्रकार कोसल की भूमि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की साधना का केंद्र बनी। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है, तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। कोसल की आर्थिक समृद्धि उसके व्यापार और कृषि पर आधारित थी। सरयू और गंगा की उपजाऊ घाटियों में धान और गेहूं की प्रचुर खेती होती थी। पशुपालन भी यहाँ के लोगों की जीविका का अंग था। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन यहाँ भी हुआ, जिससे व्यापारियों को सुविधा मिली और श्रावस्ती के बाजार दूर दूर तक प्रसिद्ध हुए। यहाँ से वस्त्र, धातुएं और घोड़े अन्य महाजनपदों तक पहुँचते थे। कोसल की संस्कृति कला और साहित्य से भी समृद्ध थी। लोकगीत, कथाएं और उपन्यास यहाँ के जीवन का हिस्सा थे। बौद्ध जातक कथाओं में कोसल की घटनाएं बार बार आती हैं, जो उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का परिचय कराती है। यहाँ की गुफाओं और स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ये बताते हैं कि लोहा, तांबा और अन्य धातुओं का उपयोग लोग अच्छी तरह करते थे। किंतु समय के साथ कोसल की शक्ति कमजोर होने लगी। प्रसेनजित के बाद उनके उत्तराधिकारियों में वैसा सामर्थ्य न रहा। मगध का उदय और अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा ने कोसल को पराजय की ओर धकेल दिया। अंततः कोसल मगध की शक्ति के सामने झुक गया और उसका स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर भी कोसल की ऐतिहासिक देन अमर रही। ये वह भूमि थी जिसने धर्म और राजनीति को साथ साथ पनपते देखा। यहाँ बुद्ध ने अपने उपदेशों से करुणा और शांति का संदेश दिया। यहाँ महावीर ने अपनी साधना से तपस्या का आदर्श प्रस्तुत किया और यहाँ की संस्कृति ने लोकजीवन को समृद्ध किया। अयोध्या और श्रावस्ती जैसे नगर आज भी स्मरण कराते हैं कि कोसल केवल एक महाजनपद नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गंगा और चंपा नदियों के संगम पर बसा अंग महाजनपद प्राचीन भारत की उन भूमियों में था, जहां व्यापार और राजनीति ने एक साथ विकास किया। इसकी राजधानी चंपानगर थी, जो अपने समृद्ध बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध हुआ। समुद्र से दूर होते हुए भी यह नगर गंगा के जलमार्ग से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा करता था, और यहीं से अंग के व्यापारी अपने रत्न, वस्त्र, हाथी दांत और धातुएं दूर देशों तक भेजते थे।
इस कारण चंपा को प्राचीन भारत के उन नगरों में गिना गया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े थे। अंग महाजनपद की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ का समाज उन्नत। यहाँ की नदियां खेती के लिए अनुकूल वातावरण देती थीं। धान, गेहूं और जौ की फसलें यहाँ खूब होती थीं। लोग पशुपालन और लघु उद्योगों में भी दक्ष थे। यहाँ के शिल्पकार आभूषण और धातु के औजार बनाते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। व्यापार की सुविधा के लिए यहाँ पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था, जिससे लेन देन में आसानी होती और बाजार सजीव बने रहते। राजनीतिक दृष्टि से अंग महाजनपद ने अपने शासकों के साहस से ख्याति अर्जित की। पाली ग्रंथों और महाभारत में अंग का उल्लेख बार बार आता है। कराल राजा कर्ण, जिसे महाभारत में दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, अंग का ही शासक माना गया। उसकी राजधानी चंपा से उसने अपने राज्य को गौरव दिलाया। कर्ण की उदारता और वीरता की गाथाएं आज भी भारतीय जनमानस का हिस्सा हैं। किंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंग का वैभव धीरे धीरे खतरे में पड़ने लगा। मगध, जो लगातार शक्ति में बढ़ रहा था, ने अंग पर अपना अधिकार जमाने का निश्चय किया। बिंबिसार के काल में मगध ने अंग पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया और चंपा को मगध के अधिकार में ले लिया। अंग की हार ने उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया, परंतु मगध के साम्राज्य की नींव और भी मजबूत हो गई। अंग की भूमि केवल राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण रही। जैन धर्म के ग्रंथों में उल्लेख है कि महावीर ने अपने प्रवास का एक हिस्सा अंग और चंपा में बिताया। बौद्ध परंपरा के अनुसार भी चंपा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना। यहाँ बने मठों और स्तूपों ने इसे एक धार्मिक नगर का स्वरूप दिया। अंग महाजनपद का वैभव उसके पतन के बाद भी याद किया जाता रहा। चंपा नगर के अवशेष आज भी इतिहासकारों को आकर्षित करते हैं। यहाँ उत्खनन से प्राप्त सिक्के, मिट्टी के बर्तन और आभूषण ये बताते हैं कि यह नगर व्यापार और संस्कृति का कितना समृद्ध केंद्र रहा होगा। अंग की सबसे बड़ी देन ये रही कि उसने प्राचीन भारत को समुद्री व्यापार का मार्ग दिखाया। उसकी राजधानी चंपा का नाम ही बाद में दक्षिण पूर्व एशिया में बसे चंपा राज्य को प्रेरणा देने वाला माना जाता है। इस प्रकार अंग ने न केवल भारत की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि विदेशी व्यापार और संस्कृति को भी नई दिशा दी। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। यमुना के तट पर बसा वत्स महाजनपद प्राचीन भारत के उन स्थलों में से था जहां राजनीति और संस्कृति दोनों ने समान रूप से उन्नति की। इसकी राजधानी कौशांबी थी, जो उस समय का एक समृद्ध नगर और व्यापारिक केंद्र था। कौशांबी की गलियों में रथों और बैलगाड़ियों की गूंज सुनाई देती थी। इसके बाजारों में दूर दराज से आए व्यापारी अपने माल बेचते थे और नगर की प्राचीरें इसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित बनाए रखती थी। कौशांबी न केवल राजनीतिक केंद्र था, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण नगर बन गया। वत्स महाजनपद का शासक वंश प्राचीन कुरु वंश से जुड़ा माना जाता है। राजा उदयन इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, जिनकी गाथाएं लोककथाओं और संस्कृत नाटकों तक में अमर हो गईं। भास के नाटक स्वप्नवासवदत्ता और प्रतिज्ञायोगध्रायण उदयन की कथा को जीवित रखते हैं। उदयन का व्यक्तित्व वीरता और कला का मिश्रण था। वह एक बहादुर योद्धा था, साथ ही वीणा बजाने में भी अद्वितीय दक्ष था। उसकी प्रेम कथाएं विशेष रूप से वासुदत्ता के साथ उसके विवाह की गाथा साहित्य में प्रसिद्ध हुई। राजनीतिक दृष्टि से उदयन ने वत्स को सशक्त बनाने का प्रयास किया। वह समय मगध और अवंती जैसे महाजनपदों के उदय का था। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के साथ उदयन के संबंध पहले शत्रुतापूर्ण रहे, किंतु बाद में वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से वे मित्र बन गए। वासुदत्ता, जो अवंती की राजकुमारी थी, से उदयन का विवाह हुआ और इस प्रकार वत्स और अवंती का संबंध गहरा हुआ। यह विवाह न केवल प्रेम कथा थी, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम था, जिसने दोनों राज्यों की शक्ति को एक दूसरे के पूरक बना दिया।